नाइस स्टार्ट। तो ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, थ्योरेटिकली आता है एग्जाम में। स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी वगैरह जो भी एग्जाम रहते हैं इसमें, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। मान लो हमने 2 एनवीएस डाल दिए एक ही सॉल्यूशन में, तो दोनों ही क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करेंगे। तो टोटल डेल्टा टीबी क्या आएगा, डेल्टा टीबी 1 प्लस डेल्टा टीबी 2। समझ में आया, आया कि नहीं आया? मान लो ये सॉल्ट है, ये शुगर है, तो इसके लिए लगाओगे के बी इंटू M1, इसके लगाओगे के बी इंटू M2। M1 is the molality with respect to NVS1, M2 is the molality with respect to NVS2. That will give you complete delta TB. Any doubts? याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो एक बार वापस दिखा सकते हैं जो भी आपने लिखा है? हाँ, अभी दिखा देता हूँ। ये लो देखो, हो गया सर। हो गया। हम्म, ओके, आगे बढ़ा जाए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रायोस्कोपी। क्या नाम देते हैं, क्रायोस्कोपी। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बोलो? द टेम्परेचर at which liquid crystallizes into a solid। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है, मतलब लिक्विड और सॉलिड में इक्विलिब्रियम आता है एट फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो थोड़ी अलग है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर्स या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of liquid। लिक्विड लिखते हो, सॉलिड लिखो। लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग बनाते हैं, ये दोनों किस में आ गए हैं, इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। और इस समय जो टेम्परेचर होगा वही क्या बोला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है, फ्रीज करता है। तो
उस समय जो लिक्विड वाटर है और जो सॉलिड है वो दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और उस टाइम पे लिक्विड की जो वेपर्स हैं, सॉलिड की जो वेपर्स हैं, वो दोनों क्या करेंगी, क्योंकि सॉलिड जो है वो भी सरफेस से मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलेगी तो वो सीधे गैस के अंदर कन्वर्ट कर जाएंगे और लिक्विड में। सर वो तो तभी होगा ना जब सॉलिड वॉलेटाइल होगा। नहीं, ये एक जनरल फेनोमेना है, ये जितने भी हम सॉल्वेंट पढ़ रहे हैं सब वोलेटाइल ही हैं, तभी तो वो लिक्विड से वेपर बन रहा था। मतलब ये जो हमारा लिक्विड है वो वोलेटाइल है। तो इस चीज को समझने के लिए तुम समझो एक ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसी वैल्यू है, पॉइंट एट विच, ट्रिपल पॉइंट का मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर की एक कॉम्बिनेशन है, पॉइंट एट विच ऑल दी थ्री फेजेस को एग्जिस्ट, एक साथ लिक्विड भी होता है, उसी टाइम पे जो है सॉलिड भी होता है, उसी टाइम पे जो है गैस भी होती है, तीनों चीजें एक साथ, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूँ, ट्रिपल पॉइंट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक साथ ये नहीं हो सकता है। वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो कितना होता है, टेम्परेचर उस समय ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लिटिल बिट लेस होता है। और जो उस समय वेपर प्रेशर होता है ना वाटर का, वो कितना होता है, 6 मिलीबार के आसपास। उस समय वाटर सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, गैस भी बन रहा होता है। 3 फेजेस एट अ टाइम, 3 फेजेस एट अ टाइम को एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। नाउ अब मुझे तुम दिमाग लगा के थोड़ा बताना। ट्रिपल पॉइंट सबके लिए डिफाइंड है। हाँ, जितने भी हमारे लिक्विड्स सबके लिए है, अलग अलग कंडीशन में। याद नहीं रखना, सिर्फ वाटर का याद रख लो। मुझे बताओ, ये पानी है, ये फ्रीज करता था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन अगर मैंने इसमें सॉल्ट मिला दिया, अगर मैंने इसमें क्या मिला दिया, सॉल्ट, तो सॉल्ट जब मिला देते हैं ना तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीजेस ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जैसे ही तुम वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है। अब वाटर को फ्रीज करने के लिए और भी ज्यादा कूल करना होगा, फॉर एग्जाम्पल -2 डिग्री कूल करना होगा। तो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें लिखोगे, when a non-volatile solute is added to a pure solvent, जैसे तुम्हें स्टेटमेंट लिखने को आ जाए कि फ्रीजिंग पॉइंट में स्टेटमेंट लिखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट decreases and the decrease in freezing point is called depression in freezing point। तो ये याद रखना, ठीक है। मतलब डेल्टा टी एफ से इसको लिखते हैं, ये किसके इक्वल होगा, इनिशियल जो फ्रीजिंग पॉइंट था टी एफ नॉट, या ऊपर लिख लो यहाँ पे, टी एफ यहाँ लिखा है ना, -TF,
क्योंकि TF0 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी TF से, बिकॉज फाइनल में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जल्दी से नोट करें, क्या याद रखना है, कभी भी किसी लिक्विड में, प्योर लिक्विड में अगर मैं यूज करता हूं क्या, अगर मैं कभी भी क्या यूज करता हूं, एक NVS, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के डालते ही फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज बहुत जगह करते हैं, जैसे जो कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो उनके जनरेटर्स और इंजन्स में जो पानी डालते हैं वो फ्रीज कर जाएगा। अगर वो फ्रीज कर जाएगा तो कूलिंग का काम तो नहीं कर पाएगा, जो वाटर कूलेंट का यूज करते हैं, है ना, क्योंकि उसका बहुत, मान लो जो वाटर है उसको एज ए सर्कुलेशन यूज करना है उन्हें, इधर से जाके पूरा निकल रहा है, लेकिन अगर फ्रीज कर गया तो वो एक जगह पे ही रहेगा, इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर रहेगा। उसमें वो लोग NVS मिलाते हैं, एथाइलिन ग्लाइकॉल एक्सेट्रा, जो फ्रीजिंग पॉइंट को सप्रेस कर देते हैं। इससे क्या होता है, वाटर जो है वो फ्रीज नहीं होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। मान लो वहां पे टेम्परेचर है -5, तो उन्होंने इतना कूलेंट मिलाना है कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का -5 से कम हो जाए, -7 -8 हो जाए, -6 हो जाए, तो -5 पे वाटर फिर फ्रीज नहीं होगा, और वाटर को एज ए जो भी उनका यूज है वो कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है कि व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग NVS, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अगर NVS कंटेनिंग कोई भी सॉल्यूशन को हम फ्रीज करें तो सिर्फ सॉल्वेंट ही फ्रीज होता है, देन ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल क्रिस्टलाइज, विल क्रिस्टल्स उसी के बनेंगे। मतलब सॉल्यूएंट प्लस NVS है, दैट इज सॉल्यूशन है, इसमें से सॉल्वेंट ही क्या होगा, सॉलिड बनेगा ऑन फ्रीजिंग। ऐसा नहीं होगा कि NVS भी जो है वो हम दिखाएं कि उसका भी पार्ट कुछ जाएगा, नहीं, NVS तो पहले सॉलिड है, वो तो सिर्फ उसके अंदर पड़ा हुआ है, वो सॉल्यूशन में ही रहेगा, वो सॉल्वेंट जब क्रिस्टलाइज होगा उसमें नहीं जाएगा वो, ये तुम्हें याद रखना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन में ही रहेगा, और जो हमारा सॉल्वेंट है वही क्रिस्टलाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल जितना तुमने NVS मिलाया है वो सफिशिएंट नहीं है एक लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को फ्रीज करने से बचाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि 50 ग्राम NVS डाला और 1000 लीटर वाटर को फ्रीज होने से बचा लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। 50 ग्राम्स अपनी नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर मीन्स अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नंबर्स के अकॉर्डिंग, नेचर पे तो डिपेंड नहीं करती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अपने नंबर्स कितने नंबर्स में वो टूटता है, जैसे NaCl 2 आयंस देता है, Na+Cl-। मान लो तुमने कोई बड़ा आयन डाला K4FeCN6, तो 5 आयन देगा, इसके अकॉर्डिंग वो फ्रीज करने में सप्रेस कर सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिले कर सकता है फ्रीजिंग में। लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर लिया है जिसको कि वो फ्रीज करने से नहीं बचा पा रहा है, वो तो फ्रीज होगा, तो वो वाटर ही यहाँ पे आएगा, जो NVS है वो उसमें रहेगा जो फ्रीज नहीं हो रहा है। समझ में आया, ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, दैट्स वेरी सिंपल थिंग, बट तुम इसको याद करके रखो, कई बार इस पे क्वेश्चन आता है, एक सवाल में करा दूंगा उसका, बाकी तो जब JEE के अंदर पढ़ोगे तब उसमें आएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो,
मैंने तुम्हें बोला के बाद क्या लिखा? क्या, सॉल्वेंट के बाद क्या लिखा? यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड है, यहाँ पे सॉल्वेंट प्लस एनवीएस है, यहाँ पे सॉल्वेंट के बाद मॉलिक्यूल्स है। थैंक यू सर। हाँ, अब मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे बोलूं कि जो सॉल्यूट है एनवीएस नॉन वोलेटाइल, उसका अमाउंट बढ़ाऊं, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? सोच के बताना। बिकॉज सॉल्यूट मिलाने से ही क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और अगर मैं वोलेटाइल सॉल्यूट की अमाउंट को बढ़ाते जाऊं तो डेल्टा टीएफ कम होगा या ज्यादा होगा, मतलब फ्रीज करना और मुश्किल होगा। तो डेल्टा टीएफ दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। करेगा। इसका मतलब है जो डेल्टा टीएफ है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वोलेटाइल सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के साथ कितना मिलाया गया है, दैट इज मोलैलिटी पे डिपेंड करता है ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे कि डेल्टा टीबी भी मोलैलिटी पे डिपेंड करता था। तो डेल्टा टीएफ जो है वो कितना आता है, के एफ इंटू मोलैलिटी, वेयर के एफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट का यूज करते हैं। एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डन। सर लास्ट लाइन क्या लिखी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इस चीज को डायग्राम से समझो, आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने बोला था एक प्योर सॉल्वेंट कब फ्रीज करता है, अच्छा मुझे बताओ, एक कब फ्रीज करता है, लिक्विड कब फ्रीज करता है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर कंडीशन? Vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of solid. हाँ, जब टेम्परेचर इस तरफ कम ज्यादा कर रहे हैं उस समय की बात है ये। तो कभी भी वेपर प्रेशर लिक्विड का, प्योर लिक्विड का, दैट इज लिक्विड सॉल्वेंट का, लिक्विड सॉलिड के बराबर हो जाएगा तभी वो फ्रीज करेगा। तो देखो लिक्विड सॉल्वेंट उसका टेम्परेचर गिराएंगे तो वेपर प्रेशर मान लो किसी टेम्परेचर पे इतना है, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट का कम होगा या ज्यादा होगा, जल्दी बताओ।
टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा ना। Yes. मान लो यहाँ पे आए, ये हमने बनाया लिक्विड सॉल्वेंट, ये लिक्विड सॉल्वेंट का नीचे आने पे टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे आकर के सॉलिड का जो ग्राफ है वो जस्ट इसके नीचे है, जहां पे लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट था, जस्ट कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। तो जहां पे कन्वर्ट होना ये स्टार्ट होगा, जहां पे ये क्या होगा, कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, तो यही वाला जो पॉइंट है इसके आगे ये क्या बदल जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बोलो। टेम्परेचर घटाओगे तो सॉलिड में बदलेगा नहीं बदलेगा, कहीं पे तो बदलेगा। यस सर। जहां पे बदलेगा उसको क्या बोलोगे, फ्रीजिंग पॉइंट नॉट वाला, मतलब प्योर वाला। अब देख रहे हो इस पॉइंट पे क्या वेपर प्रेशर सेम है कि नहीं है, एट फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। वेपर्स सब बनाते हैं, सॉलिड हो या लिक्विड, कुछ भी हो वेपर्स बनाएगा, वो तुम्हें दिखेगी नहीं, बस दे विल फॉर्म द वेपर। तुम तो ऐसे समझो, जब पानी को 0 डिग्री पे ला दोगे तो उसकी वेपर बहुत कम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी। वो इतनी कम हो जाएंगी कि वो सॉलिड वाले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस के बराबर होंगी, तभी उस पर फ्रीजिंग पॉइंट आता है। लेकिन अगर मैंने एनवीएस मिलाया तो क्या सेम टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर यहाँ है उस पे वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, क्या नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ सॉल्यूशन का, बोलो होगा कि नहीं होगा। उसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कुछ कम होगा कि नहीं होगा, टेम्परेचर तो सेम ही ले लिया ना स्टार्टिंग में, उस समय वेपर प्रेशर हाँ सॉल्यूशन का सर। क्या हो जाएगा। अब कम हो ये जो ग्राफ है ये सॉल्यूशन का नीचे आएगा, ये सॉल्यूशन का ग्राफ क्या आएगा नीचे, और ये नीचे जब आएगा तो इसको तुम आगे बढ़ाओ तो कहीं इधर कट करके आएगा, मतलब इसके आगे ही यहाँ से सॉलिड फ्रोज होगा। तो ये जो पॉइंट है ये नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट बताएगा, दैट इज कॉल्ड टीएफ। तो मतलब अब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया एनवीएस मिलाने से, सॉल्यूशन का, दैट इज प्योर सॉल्वेंट जो उसमें मौजूद है उसका, इसीलिए अब वो फ्रीज कम होगा, वो तुम्हें ग्राफ से दिखना चाहिए, कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। तो ये डिप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, कमी हुई कि नहीं हुई, बोलो जल्दी। यस सर। हाँ सूझे, तभी तो वेपर्स निकलती हैं आइस से, फ्रीजर फ्रीजर से निकालते हो, वेरी गुड। तो भाई कहानी में क्या समझ में आया कि ये ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तुम देख सकते हो सामने दिख रहा है तुम्हें, सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो टकराएगा बहुत नीचे जाके, और नीचे जाके अगर टकराएगा तो वही पॉइंट होगा जिसपे वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है ये वाला, और तुमको मैंने बताया है कि सॉल्यूशन से कौन सा क्रिस्टलाइज होता है, कौन सा क्रिस्टलाइज होता है, सिर्फ एनवीएस या सिर्फ सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट। यहाँ पे सिर्फ प्योर सॉलिड ही है, इसीलिए उसी ग्राफ पे टकराएगा। सॉल्यूशन के सॉलिड के लिए कोई अलग ग्राफ नहीं होता, सॉलिड सॉल्वेंट का एक ही ग्राफ होता है, क्योंकि कभी भी सॉलिड सॉल्वेंट बनता है उसमें एनवीएस आता ही नहीं है, एनवीएस तो सॉल्वेंट के साथ रहेगा, जो सॉल्यूशन बचेगा उसमें। अगर सब पूरा ही क्रिस्टलाइज कर दिया तो सॉल्वेंट अलग क्रिस्टलाइज होगा, एनवीएस अलग क्रिस्टलाइज होगा, आपस में नहीं मिलेंगे कभी। ये ग्राफ जल्दी बनाओ, इसको अगर बनाओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, समझा के, अगर जैसे मैंने लिखा है इतना अभी लेबल कर दिया तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ऐसा कुछ पूछते हैं वो, जल्दी आता नहीं है एग्जाम।
हो गया? आगे बढ़े। तो फॉर्मूला जो निकाला था वो हमारे पास है, उससे सवाल लगाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, के एफ जो है किस पे डिपेंड करता है, बोलो? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता ये। दीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ। ये भी किसी पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे। तो के एफ और के बी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लो। के एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच फ्यूजन। इसका डेरिवेशन नहीं है तुम्हारे एग्जाम में, ना तो जेई में। के बी क्या होता है? एम आर टी बी स्क्वायर 1000 डेल्टा एच फ्यूजन। फ्यूजन नहीं होगा, वेपराइजेशन होगा सर, क्योंकि बॉइलिंग में वेपराइजेशन की लेटेंट हीट है ना। एम क्या है? एम मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। इसकी पीडीएफ नहीं बन पाएगी अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि सारे आए हैं तो मैं वैसे भी भेजूंगा नहीं। बाई चांस किसी कनेक्शन प्रॉब्लम है तो उसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, उसमें टाइम लगेगा, मुझे टाइम मिलेगा तब दूंगा। ओके। और आर क्या है? गैस कांस्टेंट। डेल्टा एच फ्यूजन तुम जानते हो, 1000 भी तुम जानते हो, डी एफ टी बी भी जानते हो। ये फॉर्मूले याद कर लो। ओके। ये के एफ के भी प्योर सॉल्वेंट के लिए होते हैं। बोर्ड्स में है ये फॉर्मूला, बोर्ड्स में है, बोर्ड्स में है फॉर्मूला, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ हाँ, एनसीईआरटी में लिखा है तो बोर्ड्स में क्यों नहीं होगा? अब वो काट पीट के दे दें वो तुम्हें देखना पड़ेगा, मैं भूल जाता हूँ क्या काटा है क्या नहीं। ठीक है, वो सब तुम्हारा काम है। उसमें वो मैं भेज दूंगा, तुम्हारे पास पहले भी सेंड किया हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है क्या हटाया क्या नहीं। इस बार का कुछ आएगा नया तो उसको भी देखना। ओके, तो इस पे क्वेश्चन करा दूं एक। चलो, क्वेश्चन कराऊं कि नहीं कराऊं, टफ कराऊं कि आसान कराऊं? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ a solution containing 2.4 gram of compound and 60 gram of benzene is 0.1 degree centigrade lower, 0.1 degree centigrade lower than pure benzene। यहाँ सॉल्वेंट पानी नहीं है, बेंजीन है, याद रखना। What is the molecular weight of solute Kf for benzene
5.12 पर मोलल। मोलल मतलब मोलैलिटी वाला। सॉल्व कर भाई। लगता है जूम आउट हो गया, जूम क्या हो गया पता नहीं। 38% पे, इसलिए छोटा छोटा दिख रहा है तुम लोग को। चलो जल्दी से लिखो जो भी है। Freezing point of a solution containing 2.4 gram of a compound is 60 gram of benzene is this. What is the molecular weight of the solute? मीडियम होगा। मीडियम क्या है ये पूछ रहे हो? अच्छा, बहुत पहले लिखा था तुमने, 3 मिनट पहले। ओके, सॉल्व करो भाई फिर इसको। कहानी को समझो, ठीक है। इस टाइम बड़ा हो गया था ये, अरे। ओके, सॉल्व किया? नहीं कर पाओगे? स्क्रॉल करूं? स्क्रॉल करूं क्या? स्क्रॉल करूं, फॉर्मूला दिखाऊं क्या? क्या आंसर आया? 2000 के आसपास आंसर आ रहा है किसी का? 2048। यस करेक्ट है फिर ये तुम्हारा। वेरी गुड। और कोई? देखो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तुम लोग देखना कैसे करा गया है। फॉर्मूला बेस्ड है। डेल्टा टी एफ है 0.1।
क्योंकि लोअर लिखा है, इतना कम हुआ तो डेल्टा TF ही दिया। बेंजीन के फ्रीजिंग पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। KF कितना है? 5.12। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ सॉल्यूट, एन ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। सॉरी 22.4 है ये। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 60 ग्राम इंटू 1000। अब यहाँ से सॉल्व करो, उसको इधर उधर ले जाओ, जो भी करना है वो करो। मैं एक काम करता हूँ, ये पहले काट देता हूँ, ये 0 भी काट देता हूँ, ये 4 हो जाएगा। एम सॉल्यूट कितना आएगा? 5.12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं इंटू 100। ये 100 से 100 तो ये 48 आएगा और ये 20 आएगा। देखो आगे आंसर। इसमें तो कैलकुलेशन भी सिंपल सी थी, फिर दिक्कत कहाँ पे है? कैलकुलेशन भी इसमें इतनी सिंपल है, मैंने ही कर दी तो तुम लोग क्यों नहीं कर पाओगे? हम्म? आगे बढ़े तो इस क्वेश्चन वगैरह कर लेना घर में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। ओस्मोटिक प्रेशर चैप्टर ये आज खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है 10-15 मिनट और लगेगा नेक्स्ट क्लास में, या मे भी थोड़ा ज़्यादा अगर तुम समझ नहीं पाए। ओस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? एक अगर SPM ले ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरली प्रेजेंट होती है, सिंथेटिकली बनाई जाती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। SPM क्या होता है? विच allows only passage of solvent molecules, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देता है ये, ठीक है? NBS को नहीं जाने देगा। प्योर सॉल्वेंट इधर ले लिया, इधर ले लिया, सॉल्यूशन कंटेनिंग NBS। फिल्टर पेपर सबको जाने देता है, इन दोनों को। तो NBS इधर है, इसका कंसंट्रेशन क्या है? हाई। इसका कंसंट्रेशन क्या है? लो। तो SPM में फ्लो क्या होगा? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन फ्लो होगा। SPM से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर आएंगे, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है हमारी, ये इस तरीके से आएंगे, और इधर आने पे क्या होगा? इधर आने पे क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स जब इधर आएंगे, इसका मतलब देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, दैट्स व्हाई द मैटर इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। मतलब ये जो प्योर सॉल्वेंट है, ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इस डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इस प्रेशर को अगर मेजर करना है तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से मेजर करने के लिए लेवल को चेक करूं, तो इस साइड में जो लेवल होगा वो ज्यादा आएगा लिक्विड का, मान लो मरकरी है या कोई और है, और इस साइड में जो है वो प्रेशर कम आएगा, इस साइड में खाली रहेगा। लेकिन अगर मैं इस साइड इतना एक्सेस प्रेशर लगा दूं कि वो इस ओस्मोसिस को, इस फ्लो को क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। दिस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। कि वो ओस्मोसिस को स्टॉप कर दें, तो P एक्सटर्नल क्या बराबर हो जाएगा? ओस्मोटिक प्रेशर के। ओस्मोटिक प्रेशर क्या है? जो ये प्योर सॉल्वेंट इस मेम्ब्रेन पे लगा रहा है, जिससे कि ये इस तरफ आ रहे हैं। देखो इन सारी चीजों को मैं रैप करके एक जगह लिखता हूँ। ओस्मोसिस में लिखो
स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिकली होता है, तुम्हें कराना नहीं पड़ता। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट to the solution containing NVS through a semi-permeable membrane is called osmosis. osmotic pressure क्या होगा? वो प्रेशर जो सॉल्वेंट क्रिएट कर रहा है इस पे, सॉल्यूशन पे, या ऐसे बोल सकते हैं वो प्रेशर जो अगर मैं सॉल्यूशन पे लगाऊं और उससे ओस्मोसिस स्टॉप हो जाए, दैट इज ऑल्सो विल बी इक्वल टू ओस्मोटिक प्रेशर। लिखेंगे द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ट अप, हाइड्रोस्टैटिक मतलब वाटर के द्वारा जो बिल्ट हो रहा है, बिल्ट अप ड्यू टू osmosis is called osmotic pressure। इन अदर वर्ड्स कैसे लिख सकते हैं? मिनिमम प्रेशर which should be applied on the solution so that osmosis stops is called osmotic pressure। एग्री? समझ में आ रहा है ना? देखो मैंने पहले समझाया बाद में लिखा दिया, तो समझ में आना चाहिए। उसे लिखना है बाकी है तुम्हारा, बस जल्दी लिखो। तो डन, आगे बढ़ चले। हो गया, सबका हो गया। Yes, sir. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है बताओगे? सुना होगा, आरओ फिल्टर सुना है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि भाई रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। इसमें क्या होता है रिवर्स में? हाँ, व्हाट हैपेंस इन रिवर्स ऑस्मोसिस, कैन यू टेल मी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसमें भी होती है। सर लो से हाई की जगह हाई से लो।
देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते हैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल तरीकों से, मतलब जो भी है एनर्जी प्रोवाइड करके। अगर इस पे P ग्रेटर देन P ऑस्मोटिक क्रिएट कर दिया तो क्या होगा? बोलो 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 बोलो, किधर से किधर फ्लो होने लगेगा? हाई से लो। Solution to pure solvent. है, किधर से किधर फ्लो होगा? सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाँ, मतलब इधर से इधर फ्लो होगा। लो से हाई क्यों जाएगा इधर? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर लो हाई से लो क्यों नहीं जाता ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिक क्यों जाएगा? इधर सॉल्वेंट कम प्रेशर क्रिएट कर रहा था, इधर वाला सॉल्वेंट प्योर था, वो ज्यादा क्रिएट कर रहा था, तभी फ्लो इधर था। एनवीएस कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाते, हाइड्रोलिक प्रेशर, तो वो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स है ना। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हम अलग से फोर्स लगाते हैं, हम जबरदस्ती का फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी दे करके, पंप लगा करके कैसे भी, और उस पंप से हम लोग धक्का मार के इसको इससे पार कराते हैं। लेकिन अभी फायदा क्या होता है? क्या फायदा होगा बताओ? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो जाएंगे, लेकिन जो डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं वो नहीं जा पाएंगे ना, है ना। तो आरओ फिल्टर्स में ऐसा ही होता है, यहाँ से पानी वो लेता है, किधर से भी दे दो पानी उसको। अब पानी में डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन वो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस से इधर भेजता है, तो यहाँ पे 99.9% 99.9% क्या होते हैं? Pure solvent. प्योर सॉल्वेंट होता है। तो वो पानी में तो मिनरल्स है नहीं, नो मिनरल्स, तो उसमें क्या करते हैं फिर? उसमें क्या करते हैं, एक स्ट्रीम ऐसी होती है जो एनवीएस से भरी होती है, लेकिन उसको सिर्फ डिसइंफेक्ट करते हैं। उसको क्या करते हैं? सिर्फ डिसइंफेक्ट करते हैं, कार्बन फिल्टर लगा लेते हैं ताकि बड़े बड़े चीजें निकल जाए, तो शुरू में ही होता है। और और साथ में उसमें जैसे इस पानी के लिए भी क्या करते हैं हम लोग? यूवी रेज, है ना, इस सब का यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, या ओजोनोलिसिस है, तो ये जो भी यूवी रेज वगैरह है उससे पास करते हैं इसको, और इसको डायरेक्ट विद सॉल्ट इसमें मिला देते हैं। मान लो ये 10% मिला रहे हैं और ये 90%, ताकि कुछ तो इसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स आ जाएं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? TDS, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। तो वो सेट करते हैं हम लोग कि 110 150 ऐसा सेट कर दिया, है ना, ताकि कुछ तो मिनरल मिले। 100 तक, 90 तक सही है, 60-50 सही नहीं है, उसमें काफी कम मिनरल्स हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये काम रिवर्स ऑस्मोसिस का होता है, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन osmotic pressure is applied, मतलब जो हम लोग पानी पीते हैं वो पूरा ऑस्मोसिस वाला नहीं रहता, फिर उसमें कुछ रहेगा ही नहीं। उसमें ओस्मोटिक वाली एक स्ट्रीम रहती है और एक विदाउट रिवर्स ऑस्मोसिस वाली स्ट्रीम रहती है। बस उसको डिसइंफेक्ट कर लेते हैं और फिर वो हमें दिया जाता है, क्योंकि उसमें जो है डिजॉल्व पार्टिकल्स की वैल्यू जो रिकमेंडेड है उससे कम ही रहेगी। मतलब जो भी हानिकारक भी अगर कोई है, हार्मफुल, जैसे नाइट्रेट्स ज्यादा हैं अगर, तो इतना कम मिलाएंगे तो उसमें वैसे भी कम रहेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो लॉन्ग टर्म में भी हार्मफुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो when a pressure greater than osmotic pressure is applied, the flow of solvent molecules is reversed and the process is called reverse osmosis. कोई दिक्कत इसमें? बोलो, नहीं दिक्कत हो तो बता दो, फिर उसको देखते हैं। समझ में आया? कोई डाउट हो तो बोलो।
अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। ओस्मोटिक प्रेशर को पाई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं ओस्मोटिक प्रेशर को? ये ओस्मोटिक लिखा था, ठीक है। अभी देखो मैं समझा तो मैंने दिया है, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अभी। फॉर्मूले वगैरह रट लो। सी क्या है? कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलैरिटी लिख सकते हैं इसको। आर गैस कांस्टेंट है, हमेशा जो है तुम्हें इस फॉर्म में लेना है जिस तरीके से आंसर दिया हो। गैस कांस्टेंट की सारी की सारी वैल्यूज हैं अलग अलग, कोई भी चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेना है, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी जैसा ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, the osmotic pressure of blood is 7.65 atm at 300 Kelvin. How much glucose should be used? Should be used? Should be used per liter for an injection that is to have same osmotic pressure. इंजेक्शन लगाने के लिए जरूरी है ना कि वो टिश्यूज के अंदर सेम प्रेशर क्रिएट करे, नहीं तो जाएगा ही नहीं अंदर। अंदर जाएगा क्या? फिर नहीं जाएगा। नहीं, मतलब वेन्स में तो चला जाएगा, उसको धक्का मार के तुम प्रेशर से लगाते हो, लेकिन अंदर काम नहीं करेगा। जाने के बाद बॉडी के अंदर जाने के बाद वो काम कर नहीं पाएगा, है नहीं बात सही? नहीं समझा? जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। कोई और?
डन। आंसर क्या आया बोलो, जल्दी से बोलो। देखो, पाई इज इक्वल टू सी आर टी यूज कर लो। सी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, नहीं पता तो वही पूछा है ना, मोल सी तो पूछे हैं, लेकिन पर लीटर पूछा है तो वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर। और अगर लीटर वगैरह की बात कर रहे हो तो फिर 0.0821 लिख लो, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो केल्विन में दिया है और ये 7.65 दिया है। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा तभी तो काम करेगा इंजेक्शन। और एन की वैल्यू कितनी आएगी, इसको तुम ही सॉल्व करो। चैट चैट में भेजो दी, सर, आपको चैट चैट में भेजा, ओके। 55 भेजना 5 ग्राम्स, ओके ओके। 0.31 मोल्स आएंगे ऐसा बोल रहे हो, ओके आयुष, ठीक है। सत्यम ने बोला है 0.31। बोलो भाई, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ओस्मोटिक प्रेशर का आई थिंक क्वेश्चन कोई भी गलत होना नहीं चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो 0.31 तुम लोग ने बोला, लिख लेता हूँ मैं। वैसे भी ये लगभग 8 3 24 और 6 24.6 आता है, या 2.46, आई डोंट नो। 24.6 ठीक है। और ये लगभग 3 आएगा तो वो डिवाइड करोगे इतने आएगा। और क्या होता है मास, 0.31 इंटू 180 कितना होता है, ये 54 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, सही है, आंसर सही है, सबका आंसर सही है। गुड 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 गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड। तो ऐसे सवाल आते हैं उनको कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और भी तरीके के सवाल आते हैं जो करने पड़ेंगे तुम्हें। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोई बताएगा? कोई बताएगा? आइसो मतलब क्या होता है, सेम। सॉल्यूशंस which have same osmotic pressure, same osmotic pressures are called isotonic solution। इसी में दो चीजें होती हैं, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाँ, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में क्या डिफरेंस है? हाइपो मीन्स होता है कम, हाइपर मीन्स क्या होता है ज्यादा। हाइपर मीन्स क्या होता है ज्यादा, और हाइपो मीन्स क्या होता है कम। तो मान लो दो सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशंस आर देयर, ए और बी। तो
तो अगर इसका प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, हाई, ये हो जाएगा हाइपरटोनिक और ये हो जाएगा हाइपोटोनिक। डेफिनेशन में लिखा नहीं रहा हूँ, तो तुम्हें पता है। हाँ, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक दो चीजें हैं। तो बस इसी की बातें हैं। इसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहता है। तो बताओ ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड, बोलो। ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड, कितना टाइम? पहला वाला कॉन्सेंट्रेट। हाँ, और ये वाला डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट। क्योंकि जब कंसंट्रेटेड होगा तो क्या होगा, ओ, उल्टा करा दिया तुमने, पहला वाला डाइल्यूट होगा ना। कोई बात नहीं, क्योंकि ये हाइपरटोनिक है ना। हाइपरटोनिक का मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर कब ज्यादा होता है, जब उसका खुद का ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसका जो खुद का ऑस्मोटिक प्रेशर है जब वो ज्यादा है, इसका मतलब उसके पास ज्यादा सॉल्वेंट है। ज्यादा सॉल्वेंट है का मतलब वो कैसा होगा, बोलो। डाइल्यूट। हाँ, ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है। तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि उसके पास में ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है। ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसके लिए होता है? अच्छा हाँ, ये चीज बताओ, अगर मेरे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसको हाइपरटोनिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तुम्हें, हाउ टू कन्वर्ट। हाइपोटोनिक को हाइपरटोनिक में कैसे कन्वर्ट करें? कैन वी कन्वर्ट और नॉट? कैन वी कन्वर्ट और नॉट? सर और सॉल्यूट डालेंगे। सॉल्वेंट ऐड करके। सॉल्वेंट है, बस सही कि नहीं? तो सॉल्वेंट ज्यादा उसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो जो हाइपरटोनिक है वो पहले से डाइल्यूट होता, जो हाइपोटोनिक है वो पहले से कंसंट्रेटेड होता। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, इसको मिटा भी दिया ताकि कंफ्यूज नहीं हो तुम लोग। समझ में आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये क्यों होती हैं, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा समझा देता हूँ। बताओ, 1 मोल NaCl पानी में डाला तो कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, 1 मोल और 2 मोल, बोलो कितने पार्टिकल मिलेंगे? 2, 1 NaCl gives 2 particles। इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी या K4 Fe6? मान के चलते हैं पूरा टूट रहा है, हाँ, किसकी ज्यादा होगी? K4 Fe6 की ज्यादा होगी क्या, हाँ? इतना पता है कि नहीं, बताओ। किसकी ज्यादा होगी? 1 मोल NaCl कॉलिगेटिव ज्यादा प्रॉपर्टी शो करेगा या 1 मोल K4 Fe6? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं सिर्फ? अच्छा, नहीं पता है, बहुत अच्छी बात। ये बताओ,
मैंने जब लिखाया था तो उसमें बताया गया था ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस चीज पे डिपेंड करती हैं? बोलो। ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये समझा? नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो अगर पानी में मैंने 1 मोल NaCl डाला, वो ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, या सेम पानी में मैंने 1 मोल K4 डाला, विच विल शो मोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कैन यू टेल मी? अब तो समझा दिया, अब तो नहीं बोलना कि नहीं बता पाएंगे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये सब पढ़ा के रखा है लेकिन रिवाइज करते नहीं हो, इसलिए तो भूल जाते हो। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पूछ रहा हूँ तुमसे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के स्टार्ट में ही बताया था इसका मतलब क्या है। तो भैया ये हमारा देगा सिर्फ 2 पार्टिकल, दैट इज 2 मोल। ये हमारा देगा 5 मोल पार्टिकल। यहाँ पे 2 होंगे 1 मॉलिक्यूल से, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल से होंगे 5। क्या होंगे? सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है, 6 बना दिया। तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेगा? मोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेस कॉलिगेटिव, लेस का मतलब है लेस मैग्नीट्यूड, लेस मैग्नीट्यूड, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बताओ, कोई दिक्कत, कोई डाउट इन दोनों में? ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन वही है, नेक्स्ट क्लास हमें करनी पड़ेगी क्योंकि आई थिंक क्लास अभी तक है बस। वैसे भी ये काफी लेट हो गया तुम लोग के लिए भी, लगातार क्लास हो रही है अभी सुबह से। चलो, गुड बाय। इसके बाद क्लास तो नहीं है, नोट कर लो इसको। एंड कर दूं मैं कि नहीं करूं? वैसे भी यहाँ पे कोई और है नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। एंड कर दो। हाँ, मैम लोग तो इसमें नहीं रहती, बाद वाले में। चलो बाय 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 बाय। इसको नोट करो, रिवाइज